जब इसराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के 18 साला बेटे हादी को कत्ल किया तो जूश आर्मी ने एक ऑफर। इसराइली पावर सप्लाई के इंचार्ज से पूछा गया कि क्या हिजबुल्लाह से जंग की सूरत में पावर सप्लाई बहाल रह सकेगी, फौज को मिलती रहेगी। इंचार्ज ने हैरानी से पूछा, असली जंग की सूरत? फिर गलती से पावर सप्लाई इंचार्ज के मुंह से एक ऐसा सच निकला जो हिजबुल्लाह को दरअसल एक आइडिया देने वाला। सितंबर 1997 में 27 साल पहले हिजबुल्लाह की साइबर आर्मी के पास जो टेक्नोलॉजी थी उसका पता इसराइल को 2010 में चला और जूश न्यूज़पेपर में 2009 में एक इराकी गोरिल्ला फाइटर जब पकड़ा गया तो उसके लैपटॉप से अमेरिकन स्पाइस वीडियोस निकली और लिबनान और इसराइल की जंग अब शायद ही टल सके। गालिब के अल्फाज में ये गुले नगमा या पर्दा साज नहीं, शिकस्त की आवाज है। कैसे हैं दोस्तों? कहते हैं दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं। 1997 में 97 में इसराइल के सबसे एलीट कमांडो यूनिट शेती 13 का बड़ा धूम धड़का था। ये इसराइल की चहेती और सबसे ताकतवर कमांडो फोर्स हुआ करती थी। बिहाइंड द एनिमी लाइंस दुश्मन की सरजमीन पर जाकर ऑपरेशन करने के लिए इसे खास ट्रेनिंग मिलती थी। इसराइली फोर्सेस के सबसे बेहतरीन बैटल हार्डन्ड कमांडोस इस फोर्स में होते थे। अब भी खैर यही यूनिट जो है इसराइल का मोस्ट एलीट कमांडो यूनिट है। अब यूं था कि 97 में जनूबी लिबनान पर इसराइली कब्जा था और हिजबुल्लाह इस कब्जे के खिलाफ इसराइल से मुसलसल गोरिल्ला जंग लड़ रही थी। लिबनान की फौज तो थी लेकिन उसमें इतनी सख्त नहीं थी कि वो इसराइल से लड़ सके, ये कब्जा छुड़वा सके, इसलिए वो भी किसी न किसी लेवल पर हिजबुल्लाह की मदद ही करती रहती थी। इसराइली फोर्सेस के लिए हिजबुल्लाह के टारगेटेड ऑपरेशंस को कंट्रोल करना एक दर्द सर बन गया था। सो इसराइल ने इसका एक हल निकाला, वो ये कि अमेरिकी मदद से ड्रोन्स टेक्नोलॉजी को उन्होंने अपग्रेड किया और हिजबुल्लाह कमांडर्स के घरों का सुराग लगाना शुरू किया। घरों और ठिकानों का पता लगाकर वो उनके घरों के बाहर फिर बारूद बड़ी मिकदार में नस्ब कर देते थे, माइंस बिछा देते थे। फिर ड्रोन्स से मॉनिटरिंग करते रहते और जैसे ही हिजबुल्लाह कमांडर अपने घर या ठिकाने पर पहुंचता, लाइव देखते हुए इसराइली उसे पूरे खानदान या तमाम साथियों समेत उड़ा देते। इस तरह की सारी कार्रवाई इसराइल के लिए इसलिए पॉसिबल थी कि आज से 27 साल पहले तक ड्रोन टेक्नोलॉजी और उसके ज़रिए जासूसी करना बहुत हाई टेक्नोलॉजी का काम था और ये सिर्फ बहुत अमीर मुल्क ही अफोर्ड कर सकते थे। सो क्या हुआ कि इसराइली ऑक्युपाइड फोर्सेस ने लिबनान में कई ऐसे ऑपरेशन कामयाबी से प्लान किए और एग्जीक्यूट भी उन्हें कर लिया। इसराइली कमांडोज इस किस्म के ऑपरेशंस में रफ्ता रफ्ता ताक हो गए। जो वाक़या हम आपको अभी बताने लगे हैं इससे कुछ पहले ही ये एक गाँव, लिबनान के गांव नबतिया में भी इसराइलियों ने इसी तरह हिजबुल्लाह के एक मिड लेवल कमांडर को साथियों समेत हलाक किया था। सो वो बड़े कॉन्फिडेंट थे इसमें। ऐसा ही साथियों एक ऑपरेशन उन्होंने लिबनान के साहली गांव अंसारिया में प्लान किया। ये एक मिड लेवल हिजबुल्लाह कमांडर का घर था जिस पर उन्होंने रात को अटैक करना था। अब इसकी रैकी के लिए रोज़ाना बहुत बुलंदी पर उड़ने वाले ड्रोन्स को भेजा जाता जो लाइव वीडियोज़ इसराइली इंटेलिजेंस सेंटर में दिखाता। ज़मीन पर मौजूद जासूसों के ज़रिए भी, ऑडियो के ज़रिए भी राब्ता कायम रहता था। कई रोज तक दिन रात इस जगह की ऑडियो वीडियो सर्वेलेंस होती रही। करीब खेतों में काम करने वालों के मामूलात तक चेक किए जाते रहे और इसराइली कमांडोज को यहाँ पर हमले की ट्रेनिंग भी साथ साथ दी जाती रही। लिबनान के साहली गांव सारिया में 4 सितंबर 1997 की रात को ऑपरेशन का प्लान बनाया गया। उस शाम जब इसराइली कमांडो फोर्स लिबनान के खामोश साहिल पर उतरी तो इस ऑपरेशन की लाइव कवरेज ड्रोन्स के जरिए इसराइली मिलिट्री हेडक्वार्टर में देखी जा रही थी। इसराइली कमांडोज कच्चे रास्तों से होते हुए कई किलोमीटर आगे एक बाग के दरवाजे तक पहुंचे। यहाँ उनकी फॉरवर्ड टीम ने बाग के गेट का लॉक खामोशी से तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही 7 इसराइली कमांडोज इस गेट से अंदर दाखिल हुए, दरवाजे के आगे पहले से नस्ब एक रिमोट कंट्रोल माइन फाड़ दी गई और इसराइली कमांडोज के परखचे उड़ गए। खास तौर पर इतामार इलिया, जिसके हाथ में बारूदी बैग था जिससे वो हिजबुल्लाह कमांडर का पूरा घर उड़ाने के लिए जा रहे थे, उसका तो कुछ नहीं बचा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस टीम के पीछे जो 5 ऑफिसर्स आ रहे थे वो भी कमांडोज थे। चंद सेकंड बाद उनके नीचे की जमीन भी रिमोट कंट्रोल बम से फट गई। ये सब भी मारे गए। यानी 1 मिनट और कुछ सेकंड में इसराइल के 12 बेहतरीन कमांडोज और ऑफिसर्स हलाक हो चुके थे। इस हमले की प्लानिंग में ज़ाहिर है इसराइल ने इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान भी सेट किया हुआ था। सर्वेलेंस ड्रोन्स के जरिए इस टीम की वीडियो कवरेज तलबे हेडक्वार्टर में इसराइली इंटेलिजेंस हेड्स देख रहे थे। उन्होंने फौरन हेलीकॉप्टर्स भेजे रेस्क्यू के लिए और एंटी टैंक गन्स के जरिए उस जगह पर फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन हिजबुल्लाह और उनकी एक साथी तंजीम अमल जो कि अब डिसमेंटल हो चुकी है मिलिट्री तौर पर, उसके कमांडोज भी तैयार बैठे हुए थे। उन्होंने बार बार हवा में लाइट बॉम्ब्स फेंके और इसराइली हेलीकॉप्टर्स की पोजीशन देखकर उन पर फायरिंग जारी रखी।
तकरीबन 4 मिनट के ऑपरेशन का नतीजा ये था कि जो 12 इसराइली कमांडोज साहिल से अंदर बाग तक आए थे वो तमाम मारे गए। उनके साथ जो एक रेडियो मैन था सिर्फ वो जिंदा बचकर वापस जा सका और उसी ने साहिल पर मौजूद इसराइली टीम को वापस भागने में मदद दी। 4 घंटे तक इसराइली हेलीकॉप्टर्स और एंटी टैंक गन्स और हिजबुल्लाह फाइटर्स में क्रॉस फायरिंग होती रही। इस दौरान इसराइली हेलीकॉप्टर ने बाग के बाहर सड़क से गुजरती हुई एक कार में 2 मियाँ बीवी और एक बच्ची को गोलियों से छलनी कर दिया, लेकिन वो अपनी फायरिंग से हिजबुल्लाह का एक शख्स भी मार नहीं पाए। सिर्फ 2 हिजबुल्लाह फाइटर को कुछ जख्म आए और ये मामूली नोयत के थे। 4 घंटे बाद इसराइली हेलीकॉप्टर्स अपने कमांडोज में से 10 की लाशें उठाकर वापस जाने में कामयाब हो गए। इसके बाद इसराइल में इंटरनल इंक्वायरी शुरू हुई कि आखिर हिजबुल्लाह ने एलीट इसराइली कमांडोज को इतनी आसानी से अपने जाल में कैसे फंसा लिया, ये एम्बुश कैसे कामयाब हो गया, ये क्यों कर हुआ कि उन्हें पहले से इल्म था कि हमारे आने का वक्त ये है, हमारा रास्ता ये है। इसराइली ऑफिसर्स ने इस इशू पर बहुत तहकीक की, उनके इदारों ने इस पर रिसर्च की और ये नतीजा निकाल कर फाइल दाखिले दफ्तर कर दी कि ये महज इत्तेफाक था कि कमांडोज में से एक इतमार एलिया, जिसके हाथ में बारूदी बैग था, वो एक वक्त में फट गया, जिसकी आवाज़ से करीब मौजूद हिजबुल्लाह फाइटर्स अलर्ट हो गए और उन्होंने फायरिंग कर दी। बरसों पहले की तरह इस बार भी उन्होंने अपने दुश्मन को यानी हिजबुल्लाह को अंडर एस्टिमेट किया और ये नतीजा निकाला कि इसराइली कमांडोज की हलाकतें उनका अपना बैग फटने से हुई हैं, यानी फ्रेंडली फायर था। इसमें हिजबुल्लाह की इंटेलिजेंस का या उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ का कोई कमाल नहीं था। मगर साथियों, इसराइली असेसमेंट 100% गलत थी। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने 2010 में 2010 में यानी इस वाक़े के 13 साल बाद एक तकरीर में वो आप जानते हैं कि तवील तकरीरें करते हैं, उस तकरीर में राज फाश किया कि दरअसल हिजबुल्लाह के पास इसराइली शतेत 13 कमांडोज के मुतालिक पूरी मालूमात पहले से थी। इसराइली ड्रोन्स की तमाम वीडियोस और ऑडियोज हिजबुल्लाह महीनों से बग कर रही थी, उसको हैक कर लिया था उन्होंने। यानी हिजबुल्लाह के पास आज से 27 साल पहले ये सलाहियत थी कि वो न सिर्फ इसराइली फोर्सेस के ड्रोन ऑपरेशंस के तमाम वीडियोस हासिल कर लेते थे, बल्कि उन्हें लाइव देखते, सुनते और जानते भी थे। तो असल बात ये थी कि हिजबुल्लाह के साइबर विंग को उसी वक्त शक गुजर गया था जब इसराइली ड्रोन्स ने अंसारिया गांव के एक बाग की सर्वेलेंस शुरू कर दी थी और बार बार इसके रास्तों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। मगर इसराइलियों को कानो कान खबर नहीं थी कि हिजबुल्लाह हमारे ड्रोन्स की आमदोरफ्त और गुफ्तगू को लाइव हमारी ही तरह सुन रहा है। हिजबुल्लाह ने ड्रोन बग करने के साथ साथ अपने एक कमांडर बदरुद्दीन के जरिए इसराइली हमलावरों के खिलाफ एक एम्बुश लगाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। 3 और 4 सितंबर की दरमियानी रात से पहले उन्होंने खुद ही इसराइल को कई फेक इशारे भी दिए कि इसराइली अपने ड्रोन की मालूमात से पक्का समझ जाएं कि इस बाग में हिजबुल्लाह का वाकई कोई बड़ा कमांडर रहता है और इसे मारने वाला जो भी इसराइली इसे मारेगा वो कोई बड़ा हीरो तस्वुर होगा। इसीलिए इसराइली कमांडो सीधे हिजबुल्लाह के ट्रैप में इस तरह आए कि जाने भी गईं और एलीट कमांडोज का भरम भी जाता रहा। ये सारा वाकया और इसकी वीडियोस वक्तन फवक्तन इंटरनेशनल मीडिया पर चलती रहीं। अल जज़ीरा ने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई और AP न्यूज़ ने इसकी फुटेजेस भी जारी की जिनमें हिजबुल्लाह के लोग नारे लगा रहे थे और कामयाब एम्बुश का जश्न भी मना रहे थे। फिर इसराइली राइट विंग अखबार वाईनेट न्यूज़ ने 2017 में इस नाकाम इसराइली ऑपरेशन और हिजबुल्लाह के कामयाब एम्बुश की सारी तफसीलात छाप भी दी। इसमें तस्लीम किया गया कि इसराइली आर्मी तस्लीम करती है कि इसराइली इंटेलिजेंस ने हिजबुल्लाह की सलाहियतों का बहुत ही गलत अंदाज़ा लगाया था, जिसकी वजह से इसराइल को बरसों बाद इतने हाई लेवल कमांडोज की इतनी ज़्यादा हलाकतें एक ही दिन में बर्दाश्त करना पड़ी थी। फिर सिर्फ ये हलाकतें ही नहीं बल्कि अगले साल इसराइल को हिजबुल्लाह के पास रह जाने वाले 2 कमांडोज की बाकियात के बदले में भी 65, 60 और 65 के करीब हिजबुल्लाह के कैदियों को रिहा करना पड़ा था। उसी वक्त साथ में हिजबुल्लाह सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह के 18 साल बेटे मोहम्मद हादी की बाकियात भी इसराइल ने वापस कर दी थी। उनके बेटे को अंसारिया गांव वाले नाकाम कमांडो ऑपरेशन और कामयाब एम्बुश के बाद इसराइली फोर्सेस ने बदला लेने के लिए एक बड़े बम धमाके में निशाना बनाया था जिनमें उनकी बॉडी भी अच्छी हालत में नहीं रही थी। इसराइली फोर्सेस ने उसी वक्त ऑफर की थी कि वो अपने बेटे की लाश ले लें और इसराइली फौजियों की लाशें वापस कर दें। हसन नसरुल्लाह ने उस वक्त इनकार कर दिया था और कहा था कि हमारे पास और बहुत से हादी हैं जो आज़ादी के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं, सो वक्त आने पर फैसला करेंगे। चुनांचे उस वक्त तो उन्होंने इसराइली ऑफर कबूल नहीं की, लेकिन अगले साल 98 में जैसा कि आप जान चुके उन्होंने 60 से 65 जिंदा हिजबुल्लाह कैदियों के साथ उन कमांडोज की बाकियात का तबादला किया और अपने बेटे को भी, उसकी बॉडी को भी, उसकी बाकियात को वसूल किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मुताबिक अंसारिया एम्बुश इसराइली तारीख की बदतरीन शिकस्त थी।
2010 में जब दुनिया भर को मालूम हो गया था कि 97 का ऑपरेशन इसराइली कमांडोज का फ्रेंडली फायर नहीं बल्कि असल एम्बुश था और हिजबुल्लाह के पास, उनकी साइबर फोर्स के पास इसराइली ड्रोन्स हैक करने की सलाहियत थी, तो पहली बार इसराइली ड्रोन कैमरों में एंड टू एंड इंक्रिप्शन का सिस्टम लॉन्च किया गया। जैसा कि आजकल आप व्हाट्सएप वगैरह में देखते हैं, वो बार बार मैसेजेस देते हैं कि जहाँ से मैसेज भेजा जाएगा और जिस जगह भेजा जाएगा, सिर्फ इन 2 जगहों पर उसे पढ़ा जा सकता है। दरमियान में कोई हैक भी कर ले तो वो इसकी कोडेड फॉर्म की वजह से इसे समझ नहीं पाएगा ये क्या वीडियो है, ऑडियो है या टेक्स्ट है। साथियों, ये सारा तारीखी सच्चा वाकया सुनाने का मकसद ये था कि हिजबुल्लाह आज से 27 साल पहले, यानी उसका साइबर विंग, इसराइली ड्रोन्स की हैकिंग का पूरा निज़ाम अपने पास रखती थी। हालांकि ये वो दौर था जब अभी कंप्यूटर्स भी थर्ड वर्ल्ड में इतने आम नहीं थे जितने आज हैं। बाय द वे 2009 में अमेरिका को भी एक ऐसी ही मुश्किलात पड़ी थी जब उन्होंने इराक में एक जिहादी तंजीम के फाइटर को पकड़ा तो उसके लैपटॉप में अमेरिकी जासूस ड्रोन्स की सैकड़ों घंटों की फुटेजेस मौजूद थी। अमेरिका ने भी इसके बाद अपने ड्रोन्स को एंड टू एंड इंक्रिप्शन पर मुंतकिल कर दिया था। वैसे आपको बताएं कि ये टेक्नोलॉजी भी अब, यानी एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी इतनी काबिल भरोसा नहीं है जितनी इसे व्हाट्सएप वाले मैसेजेस कर करके आपको बताते हैं। इसको हैक करने के दूसरे बहुत से सादा तरीके भी आ चुके हैं। तो खैर, हम बात कर रहे थे कि 27 साल पहले, 27 ईयर्स बैक, हिजबुल्लाह को कमज़ोर समझने की गलती का खमियाजा जिस तरह इसराइल को उठाना पड़ा था, इसकी बाज़गश्त आपको आज की कहानी में, इस हफ्ते की खबर में सुनाई देगी। खबर कुछ यूँ है कि 18 जून को इसराइली फॉरेन मिनिस्टर ने एक धमकी जारी की। उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द लिबनान और हिजबुल्लाह को मज़ा चखाने वाले हैं। हम रूल्स ऑफ गेम बदलने वाले हैं जिसमें हिजबुल्लाह को बड़ी तबाही का सामना तो करना पड़ेगा, लिबनान को भी गहरा जख्म दिया जाएगा। इस बयान के कुछ देर बाद इसराइली फोर्सेस की तरफ से भी, तर्जमान की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा, लिबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशनल प्लान बन चुका है, तैयारी मुकम्मल है, फौज को मैदान जंग में भेजने के फैसले भी लिए जा चुके हैं। इन वाज़े धमकियों के जारी होते ही इसराइली मिलिट्री और नॉन मिलिट्री लीडरशिप के इंतहा पसंद तबके ने गजा की तबाही की वीडियोस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करना शुरू कर दी और लिखना शुरू कर दिया है कि यही हाल हम जल्द लिबनान के मरकजी शहर बैरूत का भी करने वाले हैं, आप तैयार रहें। ज्यूइश स्टेट ऑफिशियल्स की तरफ से इन बुलंद बांग दावों और धमकियों के अगले दिन 19 जून को हिजबुल्लाह की तरफ से सोशल मीडिया पर 9 मिनट 31 सेकंड की एक वीडियो जारी की गई। ये वीडियो इसराइली धमकियों का पुरजोर जवाब था। ये वीडियो हिजबुल्लाह के एक लो टेक, हल्की टेक्नोलॉजी के बहुत छोटे ड्रोन ने इसराइल पर कई घंटों की परवाज के दौरान बनाई थी। 10 मिनट से कुछ कम की ये एडिटेड वीडियो दिखा रही थी कि हिजबुल्लाह का जासूस ड्रोन इसराइली सरजमीन पर बहुत अंदर तक 30-40 किलोमीटर गहराई तक बगैर किसी इंटरसेप्शन के घंटों सफ़र करता रहा है। ये वीडियो यकीनन कुछ अरसा पहले बनाई गई होगी, यानी 19 जून से, क्योंकि इसमें हर कुछ देर बाद नीचे नजर आने वाले स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को हाईलाइट किया जाता था, यानी इसे एडिट करने का वक्त हिजबुल्लाह ने ले लिया था। वीडियो में इन लोकेशंस के नाम भी फुटेज रोक कर बार बार अरबी में टाइप किए हुए दिखाए गए थे। इस वीडियो में जो टारगेट्स हिजबुल्लाह ने बहुत वजाहत से दिखाए, उनमें हाइफा की अहम नेवल एक बेस थी जहां इसराइली एलीट फोर्स, यही HT-13 का यूनिट था, वो रहता था। हाइफा पोर्ट थी, ड्रोन इंडस्ट्री यहाँ थी, एयर डिफेंस सिस्टम था, आयरन डूम के लिए बैटरीज बनाने की फैक्ट्रियाँ थीं, इसराइली वॉरशिप, सबमरीन यूनिट्स और किरियात यौम की रहायशी आबादी भी इसमें थी, जहाँ के इसराइली मिलिट्री की बड़ी तादाद रहती है। हिजबुल्लाह ने इस 9 मिनट 31 सेकंड की वीडियो जारी करने के साथ ये दावा भी किया कि हिजबुल्लाह का स्पाई ड्रोन तमाम जासूसी करने के बाद इसराइली डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर बाहिफाजत वापस आ चुका है। वीडियो के जारी होने पर इसराइली मिलिट्री चीफ जनरल हर्जी हलवी ने कहा कि हिजबुल्लाह इस वीडियो फुटेज से अपनी जो सलाहियत जाहिर करना चाहती है, हम इसे पहले से जानते हैं, हम तैयारी कर रहे हैं कि इस कैपेबिलिटी और इसके अलावा हिजबुल्लाह की दूसरी सलाहियतों को अपने वक्त पर ख़त्म करें और इसका जवाब दें। वैसे साथियों, आपको बताएं कि हिजबुल्लाह की इस सलाहियत को वाकई इसराइली और अमेरिकी इंटेलिजेंस तो पहले से जानती थी, लेकिन ये बात कभी पब्लिक नहीं हुई थी कि हिजबुल्लाह इसराइली डिफेंस सिस्टम में कहाँ और कितना गहरा पेनिट्रेट करने की सलाहियत रखती है। इस राज के अवामी सतह पर फाश होने से एक तो इसराइल को धमकी भी पहुँच गई कि फिर न कहना खबर ना होगी, और साथ में ये कि इसराइल में जंग के लिए उतावले हुए ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ को भी बता दिया गया कि लिबनान को खंडर बनाने की बातें करने वाले याद रखें, हाइफा और तल अबीब के स्काई स्क्रैपर्स भी हमारे गाइडेड मिसाइलों और ड्रोन्स से दूर नहीं है। और अगर किसी इसराइली को अपने वेस्टर्न फंडेड एयर डिफेंस सिस्टम पर नाज है तो वो देख ले कि हिजबुल्लाह के सर्वेलेंस ड्रोन्स को ये निज़ाम तबाह कर पाया है और ना ही डिटेक्ट कर पाया है।
حالانکہ لبنانی بارڈر کے ساتھ شمالی علاقوں میں بڑا تگڑا ملٹی لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم انسٹالڈ ہے جو کئی لیئرز میں ہے، کئی قسم کا ہے۔ ان میں باراک 1 ہے، باراک 8 ہے، MSP ہے، اسپائڈر ہے، آئرن ڈوم ہے، ہائی انرجی ہے، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو ہیں جو کہ بہت مشہور ہیں۔ یہ سب بہت ہائی کوالٹی اور ہائی ٹیک ڈیفنس سسٹمز ہیں۔ دنیا میں اس لیول کا ایئر ڈیفنس سسٹم کسی امریکی، چینی یا روسی شہر کی حفاظت کے لیے کبھی نہیں لگایا گیا۔ انتہائی سوفسٹیکیٹڈ ہائی ٹیک ایئر ڈیفنس سسٹم کو حزب اللہ کے نسبتاً لو ٹیک جاسوس ڈرون کا بغیر کسی رکاوٹ کے کراس کرنا، ویڈیوز بنانا اور پھر واپس چلے جانا غیر معمولی بات تھی، بلکہ ایک دھمکی تھی۔ ورنہ حائفہ کی بلڈنگز اور تل ابیب کی بلڈنگز تو گوگل میپ سے ویسے بھی نظر آ ہی جاتی۔ پھر ساتھیوں، حائفہ جس شہر کی ویڈیو حزب اللہ نے جاری کی، یہ اسرائیل کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے اور خاص طور پر نیول بیس اور ملٹری انسٹالیشنز کی وجہ سے اسٹریٹجکلی بہت ہی اہم شہر ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کو بچانے کی بات امریکی صدر جو بائیڈن بھی کئی بار دوران پریس کانفرنسز اور انٹرویوز کر چکے ہیں۔ مطلب وہ اسرائیل اور حزب اللہ یا ایران میں کھلی جنگ کو ٹالنے کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ حائفہ پر اٹیک ہو اور اس پر بم برسیں۔ اس سے آپ امریکہ اور اسرائیل کے نزدیک اس شہر کی اہمیت کا اندازہ آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ حزب اللہ جاسوس ڈرون کی ویڈیو جاری ہونے پر ساتھیوں اسرائیلی عوام میں اور خصوصاً حائفہ میں ایک خوف بہرحال پھیلا۔ اسے حائفہ کے میئر نے حزب اللہ کا سائیکولوجیکل ٹیرر کہا۔ انہوں نے اپنی جوش آرمی پر تنقید کی کہ ہمارے شہر کی حفاظت کے لیے جو اقدامات انہوں نے تجویز کیے تھے، ڈیمانڈ کیے تھے، IDF انہیں پورا نہیں کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں چائنیز اور انڈین انویسٹمنٹس ہیں، لاکھوں کی آبادی ہے جس کی حفاظت بہت ضروری ہے، لیکن IDF ہماری بات پر توجہ نہیں دیتی۔ تو خیر، کیورس فیلوز جاسوس ڈرونز کی یہ ویڈیو جاری کرنے کے اگلے دن حزب اللہ چیف حسن نصر اللہ نے ایک پرجوش ویڈیو خطاب بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی طرح اسرائیل سے آل آؤٹ وار نہیں چاہتے، لیکن اگر اسرائیل جنگ چھیڑے گا تو ہم تیار ہیں۔ اسرائیل کو ڈرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے دھمکی دی، جس کا بیک گراؤنڈ ظاہر ہے یہی ویڈیو تھی جو جاسوس ڈرون سے بنا کر جاری کی گئی تھی۔ انہوں نے اسرائیل کو تھریٹ کیا کہ اگر اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا کسی شہر پر تو وہ کسی اصول، کسی لمٹ اور کسی ریڈ لائن کے بغیر جنگ کریں گے۔ کوئی رولز آف گیم نہیں ہوں گے۔ اسرائیل میں کوئی جگہ ہمارے میزائلوں سے محفوظ نہیں رہے گی۔ ہم سمندر، فضا اور خشکی سے آئیں گے اور گیلیلی تک اسرائیل کے اندر بڑھتے چلے جائیں گے۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ جو ہم نے دکھایا ہے وہ بہت کم ہے، ہم اس سے بہت زیادہ، بہت ہی آگے تک حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں رہے دوستو کہ اسرائیل کی اسٹریٹجک ڈیپتھ بالکل نہیں ہے۔ اس کی لمبائی لبنان کے بارڈر سے نیچے غزہ تک 200 کلومیٹر سے بھی کم بنتی ہے، اور یہی وہ علاقہ ہے جس میں اسرائیل کے تمام مرکزی شہر اور انسٹالیشنز ہیں۔ اس ایریا میں اس کی میکسیمم چوڑائی بھی اگر کسی جگہ ہے تو وہ یروشلم سے اشدود کے درمیان بمشکل 50 کلومیٹر بنتی ہے۔ اس کے بعد اگر نیچے کا صحرائی علاقہ بھی شامل کر لیا جائے تو لبنان کے بارڈر سے نیچے ایلات کی بندرگاہ تک اسرائیلی اسٹیٹ کی کل گہرائی 400 کلومیٹر سے بھی تھوڑی کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حزب اللہ جیسی غیر سرکاری فورس بھی اس سارے ایریا کو ہٹ کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل اس جنگ کے لیے کتنا تیار ہے، اس پر اسرائیلی پاور سپلائی کے محکمے کے سینئر انچارج نے جنگی پلاننگ کی میٹنگ میں سچ بول دیا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ جنگ کی صورت میں پورے ملک میں بجلی بحال رکھی جا سکتی ہے، کیا وہ اس کی گارنٹی دیتے ہیں، تو سینئر انچارج نے حیران کن جواب دیا اور کہا کہ اسرائیل اصلی جنگ کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ ہم ایک فینٹسی ورلڈ میں رہ کر سوچ رہے ہیں۔ اگر اصلی جنگ ہوتی ہے، یہ غزہ کے اوپر جینوسائیڈ وار نہیں بلکہ اصلی جنگ جس میں دوسری طرف سے بھی فائر ہوگا، یہ ان کا مطلب تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اصلی جنگ ہوتی ہے تو ہمارا محکمہ پورے ملک میں بجلی کی فراہمی کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ 72 گھنٹوں بعد 72 آورز کے بعد پورا ملک اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہو اور ہم اس کے لیے کچھ نہ کر سکیں۔ اگر اسرائیل کا پاور سپلائی سسٹم حزب اللہ نے تباہ کر دیا تو اسے فوری بحال کرنے کا بھی ہمارے پاس کوئی پلان اور صلاحیت نہیں ہے۔ گو کہ ساتھیوں، یہ سچ بولنے پر انہیں بعد میں شرمندگی بھی ہوئی اور انہوں نے اسے غیر ذمہ دارانہ بیان بھی کہا، لیکن تیر تو کمان سے انہوں نے نکال دیا تھا نا۔ حزب اللہ کو آئیڈیا بھی دے دیا اور اپنی ناکامی جنگ سے پہلے انہوں نے تسلیم بھی کر لی۔ تو خیر ساتھیوں، اس خبر کو دیکھنے کے بعد اور اسرائیلی جیوگرافی کو جاننے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں حسن نصر اللہ حزب اللہ ہیڈ اس طرح کی جوابی دھمکی اسرائیل کو دے رہے تھے۔ اسی پرجوش خطاب میں حسن نصر اللہ نے پہلی بار اسرائیل کے علاوہ ایک اور ملک کو بھی وارننگ دی۔ انہوں نے لبنان کے ساحل سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع سائپرس کو بھی تڑی لگائی اور کہا کہ اگر اس نے اسرائیلی فوج کو لبنان پر حملے میں مدد دی، اپنی بیسز فراہم کی، تو ہم اسے بھی حملہ آور ہی سمجھیں گے اور اسی طرح ڈیل کریں گے جیسے دشمن کو کیا جاتا ہے۔ اگر سائپرس اسرائیل کی مدد کو آیا تو میڈیٹرینین سی میں صورتحال بدل کر رکھ دیں گے، یہ انہوں نے دھمکی دی۔
اس تنبیہ کے پیچھے بات یہ تھی کہ سائپرس اسرائیل کا اتحادی ہے اور سائپرس اپنی ایئر بیسز اور نیول بیسز پر اسرائیلی فورسز کے ساتھ جنگی مشقیں کرتا رہا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے اسرائیل نے لبنان سے جنگ کی ممکنہ صورتحال پر ایک ملٹری ایکسرسائز کی تھی اور وہ بھی سائپرس کی سرزمین پر ہی کی تھی۔ پھر یہ بھی ہے کہ جب اسی سال 14 اپریل کو ایران نے اسرائیل پر ایک رات میں 170 ڈرونز، 30 کروز میزائلز اور 110 بیلسٹک میزائل فائر کیے تھے، تو انہیں روکنے کے لیے جو برٹش طیارے آئے تھے انہوں نے بھی سائپرس کی ایئر بیسز ہی استعمال کی تھی۔ سائپرس یونان کا حصہ ہے اور برطانیہ کا غیر اعلانیہ اڈا ہے، اس لیے عین ممکن ہے کہ حزب اللہ کے پاس کوئی ایسی انٹیلیجنس ہو جس کے مطابق اسرائیل بطور برطانوی اتحادی سائپرس کی ملٹری بیسز کو استعمال کر کے لبنان پر اٹیک کرنے کی کوئی پلاننگ کر رہا ہو۔ اسی لیے انہوں نے یہ تنبیہ کرنا، یہ تھریٹ اس کو دینا مناسب سمجھا۔ بائی دا وے، حزب اللہ چیف کے اس بیان کے فوراً بعد سائپرس کے پریزیڈنٹ نے بتایا کہ ان کی اسرائیل سے ایسی کوئی ڈیل نہیں ہے، وہ امن کے ساتھ ہیں، وہ پارٹ آف پرابلم نہیں بلکہ پارٹ آف سولوشن ہے۔ مطلب کہ ان کے اور اسرائیل کے درمیان ایسی کوئی ڈیل نہیں کہ وہ اسرائیل کو لبنان پر حملوں کے لیے بیسز فراہم کریں گے۔ یعنی ڈپلومیٹکلی انہوں نے یہ جو بات تھی اس کو کلیئر کر دیا کہ وہ جنگ میں اسرائیل یا لبنان میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کیورس فیلوز، اگر اسرائیل لبنان پر حملہ کر دیتا ہے، جس کا کہ بہت بڑا چانس بن چکا ہے، تو کیا ہوگا؟ کیا امریکہ ساتھ دے گا ان کا؟ اب تک تو امریکی صدر اور سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن دونوں اسے روک رہے ہیں اسرائیل کو کہ لبنان کے خلاف وہ کوئی ملٹری ایکشن نہ کرے، تحمل سے کام لے۔ لیکن اسرائیلی قیادت کو علم ہے کہ اگر انہوں نے لبنان پر امریکی اپروول کے بغیر بھی حملہ کر دیا تو وائٹ ہاؤس کی کچھ بھی پوزیشن رہی ہو، وہ اس کی مدد کے لیے ضرور آئیں گے، اسے پوری ملٹری مدد فراہم کریں گے۔ یہ ان کی پاورفل اسیسمنٹ ہے اور اس کے پیچھے ظاہر ہے آنے والا امریکی الیکشن ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی ریپبلکن کی مکمل سپورٹ ہے، اینجلیکل کرسچنز کی اندھی مدد ہے اور سب سے بڑھ کر اسرائیلی لابی ایپیک کا اس میں ہاتھ ہے۔ یہ جنگ کس طرح ختم ہوگی؟ این ممکن ہے اسرائیل جو کہ پیونیٹیو پیس یعنی دشمن کو مار مار کر امن حاصل کرنے کی کوشش پچھلے 75 سال سے کر رہا ہے، اس بار اسے اس کا ایک بہت شدید رد عمل دیکھنے کو ملے، کیونکہ حزب اللہ 2 بار اپنی صلاحیت اور انٹینشن دونوں دکھا چکی ہے۔ اس بات کو تھوڑا بہتر سمجھنے کے لیے ایک تو آپ نے شروع میں کہانی سنی 1997 کی، دوسری آپ کو حزب اللہ اسرائیل کی آخری جنگ کے بارے میں ایک بات بتاتے ہیں جو 2006 میں ہوئی۔ ساتھیو، جولائی 2006 کی 34 روزہ جنگ اسرائیل کی وہ پہلی لڑائی تھی جس میں اسے عرب ہمسایوں سے شکست کھانا پڑی تھی۔ اس جنگ سے پہلے تک اسرائیلی شہریوں اور فوج میں ایک تاثر تھا، ایک بے چینی تھی کہ انہیں سن 2000 میں لبنان سے جو فوجیں نکالنا پڑی تھیں تو یہ ان کے لیے ایک شرمندگی کا باعث بات بنی تھی، انہیں ہار ہوئی تھی۔ پھر 2000 کے بعد 2006 تک ان 6 سالوں میں حزب اللہ بجائے کمزور ہونے کے طاقتور ہی ہوتی چلی گئی تھی اور کئی بار بارڈر کراس کر کے اسرائیلی علاقوں سے جوش سولجرز کو بھی وہ گرفتار کر لیا کرتے تھے۔ پھر ان گرفتار سولجرز کے بدلے میں اسرائیلی جیلوں سے وہ اپنے قیدیوں کو آزاد کروانے کے لیے مذاکرات کرتے تھے اور یہ پھر سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ اسی دوران کیا ہوا کہ 12 جولائی 2006 کو حزب اللہ کمانڈوز کی رضوان فورس نے اسرائیل کے اندر شیبا فارم سے ایک اسرائیلی پیٹرول وہیکل پر حملہ کیا۔ اس میں 5 اسرائیلی فوجی سوار تھے، 3 مارے گئے اور 2 کو حزب اللہ کمانڈوز پکڑ کر لبنان میں لے آئے۔ ان 2 کو آزاد کروانے کے لیے اور بدلہ لینے کے لیے اسرائیل نے 5 کمانڈوز کی ٹیم لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کی طرف بھیجی، لیکن یہ 5 اسرائیلی کمانڈوز بھی مارے گئے۔ اس پر اسرائیل میں جنگ کی آوازیں اٹھنے لگیں۔ اسرائیلی شہروں کے در و دیوار "اسرائیل بہت طاقتور ہے، ہم جیتیں گے" اس جیسے نعروں سے بھر گئے۔ جوش ہارڈ لائنرز کیا اور سیکولر کیا، سبھی نے سٹیکرز گھروں پر، بازاروں میں اور گاڑیوں پر چسپاں کر لیے کہ حزب اللہ کو ونس اینڈ فار آل شکست دینے کے لیے حملہ کیا جائے۔ سو کیا ہوا کہ اسی مہینے میں اسرائیلی ایئر فورسز نے پرانے فارمولوں کے مطابق لبنان پر بمباری شروع کر دی، لیکن اس بار حزب اللہ سن 2000 کی تنظیم سے بہت آگے بڑھ چکی تھی، بہت طاقتور ہو چکی تھی۔ لبنان کی آبادی اور فوج کو بھی ان پر زیادہ بھروسہ تھا۔ 34 دن تک یہ جنگ چلتی رہی۔ اسرائیل کے 400 کے قریب لوگ مارے گئے، جن میں سے زیادہ تر فوجی تھے، جبکہ حزب اللہ کی طرف سے لبنان میں 1100 کے قریب لوگ مارے گئے، جن میں زیادہ تر سویلینز تھے۔ 34 ڈیز کے بعد لبنان میں بہت تباہی پھیل چکی تھی، لیکن یہ پہلی بار تھا کہ اسرائیل کے شمالی علاقوں میں بھی مسلسل بمبنگ ہوتی رہی تھی، ایک دن بھی بمبنگ بند نہیں ہوئی اور یہاں بھی کافی تباہی ہوئی تھی۔ $1 ارب سے زیادہ کا اسرائیل کا اس تباہی کی وجہ سے نقصان ہوا تھا۔ پھر سب سے بڑا نقصان یہ ہوا تھا کہ اسرائیل اپنے اسٹیٹڈ مشن یعنی حزب اللہ کے مکمل خاتمے اور اپنے 2 فوجیوں کی واپسی کا مشن، ان دونوں میں ناکام رہی تھی۔
34 दिन बाद उसे जंग बंद करना पड़ी, क्योंकि अगर जंग मजीद चलती तो इसराइली शहरों में जंग की तबाही और फैलती। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की मदद से एक सीज़ फायर करवाया, जिसमें इसराइली फोर्सेस जनूबी लिबनान से मुकम्मल निकल गईं और जुलाई 2008 में कैदियों का तबादला भी हुआ, यानी अगले से अगले साल। इस तबादले के वक्त तक वो 2 फौजी जिन्हें हिजबुल्लाह गिरफ्तार करके ले आई थी वो मारे जा चुके थे और उनकी बाकियात को भी इसराइल के हवाले किया गया। बदले में 5 जिंदा हिजबुल्लाह सोल्जर्स और 191 सोल्जर्स हिजबुल्लाह के सोल्जर्स की बाकियात वसूल की गई। इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू में 67 और 73 की अरब इसराइल जंगों में जो इसराइली जूश आर्मी सारे अरब की मुत्तहिदा फौजों को चंद दिन में शिकस्त दे चुकी थी, वो अब एक मलेशिया को हराने में नाकाम रही थी। इसराइली अवाम जो 34 दिन पहले जंग 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 की सदाएं लगा रही थी, वो अपने ही लगाए हुए पोस्टर्स और स्टिकर्स को नाखूनों से फाड़ रही थी। वो सीख पा थे कि इसराइली फोर्सेस क्यों एक मुआहदे के तहत वापस आई हैं। उन्हें जंग जारी रखनी चाहिए थी जब तक हिजबुल्लाह मुकम्मल ख़त्म नहीं हो जाती। लेकिन उस वक्त एक कदरे समझदार वज़ीर आज़म थे इसराइल में, यहूद अल-मरत। वो 1 महीने में ही नतीजा समझकर वापस पलट आए थे। मगर इस बार अब 2024 में 23 और 24 में नेतन्याहू वज़ीर आज़म है इसराइल के, और इसराइली कम्युनिटी 85% एक सर्वे के मुताबिक इंतहा पसंद हो चुकी है। इसीलिए 8 माह बाद भी गज़ा में दोनों स्टेटेड गोल्स हासिल न करने के बावजूद इसराइली फोर्सेस और वज़ीर आज़म वापस आने को तैयार नहीं। हालांकि बहुत क्लियर हो चुका है कि इसराइल अपने इन दोनों मकासद में कामयाब नहीं हो सकता। इसराइली आर्मी के स्पोक्स पर्सन ओपनली कह रहे हैं अब कि हमास का खात्मा एक नामुमकिन गोल है। जो कोई ऐसा कहता है वो दरअसल इसराइली अवाम की आंखों में धूल झोंक रहा है। फिर अमेरिकी सदर और वज़ीर ख़ारजा भी यही कह रहे हैं कि ज़्यादातर इसराइली यरगमाली तो मुज़ाकरात के ज़रिए ही रहा हुए हैं, सो हमेशा की जंग फिर नेतन्याहू या इसराइल क्यों चाहता है। साथियों, इस क्यों का जवाब हमने बड़ी तफसील से गज़ा इसराइल जंग की इस प्लेलिस्ट में भी दिया है, इसका बैकग्राउंड भी बताया है, ज़रूर देखिए। यहाँ देखिए कि चीन, रूस और अमेरिका की खुफिया स्पाई वॉर्स कैसे लड़ी जाती हैं, और यहाँ देखिए मुस्लिम वर्ल्ड की बेरहम कोल्ड वॉर क्या है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। शुक्रिया।